हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पीओके में फिर सर्जिकल स्ट्राइक की बहुत बड़ी तैयारी। घुसपैठ को लेकर एक्शन में मोदी सरकार, पाकिस्तान को सबसे बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, अभी की और आज की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहाँ पाक आर्मी का डर्टी गेम, सेना के बंकरों में आतंकियों को दे रहा ट्रेनिंग, भारतीय सेना ऐसे देगी मुंहतोड़ जवाब। साथ ही साथ बताएंगे क्या चीन विदेशी ताकतों से डर गया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे जासूस पकड़ने के तरीके, जिसके बाद लोगों को दी गई चेतावनी। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां महिला आरक्षण बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, संसद के विशेष सत्र के बीच मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला। दोस्तों एक एक बड़ी जानकारी आज आपको बताने वाले हैं। पैदल मार्च चलेंगे मोदी जी, सारी जानकारियां बताएंगे। बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि अगली बार 2024 में फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे प्रधानमंत्री, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पीओके में फिर सर्जिकल स्ट्राइक की बड़ी तैयारी। घुसपैठ को लेकर एक्शन में मोदी सरकार, पाकिस्तान को दे डाली बड़ी चेतावनी। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में सीमा पार से हो रही घुसपैठ को लेकर केंद्र कड़ा रुख अख्तियार कर सकता है। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने सोमवार को यह सबसे बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों एक्सक्लूसिव जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने घुसपैठ करने का अपना रवैया बंद नहीं किया तो भारत सरकार के पास उसके खिलाफ कार्रवाई करने के सभी विकल्प खुले हुए, ऑप्शन खुले हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सीमा में यह घुसपैठ पाकिस्तानी सेना के समर्थन के बिना नहीं हो सकते, क्योंकि ये सभी क्षेत्र उनके द्वारा संचालित और नियंत्रित होते हैं। उन्होंने कहा कि घात लगाकर हमला करने में माहिर इन भारी प्रशिक्षित आतंकवादियों को जंगल के अंदर पाकिस्तानी सेना के सपोर्ट फायर के साथ भेजा जाता है। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने CNN न्यूज 18 को बताया कि अपनी सीमाओं को बचाने के लिए हमारे पास तत्काल प्रभाव से संघर्ष विराम समाप्त करने का विकल्प है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत खराब चल रही है और उनके आंतरिक मंत्रालय को नियंत्रण रेखा के रखरखाव के लिए रक्षा मंत्रालय को भारी शुल्क देना पड़ता है, जो इन दिनों कुछ भी नहीं है। जी हाँ, सूत्रों ने बताया कि हमारे पास दूसरा विकल्प ये है कि हम उनके लॉन्चिंग कैंपों पर हमला करें, जहाँ ये घुसपैठिए बैठे हुए हैं, और अपनी सीमाओं को बचाने के लिए उनके क्षेत्र में घुसपैठ करें। इसी तरह से तीसरा रास्ता यह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में रहने वाले लोग रो रहे हैं और भारत के साथ विलय की मांग कर रहे हैं, और ऐसे में उनकी आवाज का समर्थन नहीं किया जा सकता, जैसा कि हमने 1971 में किया था। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार पूर्ण विचारधारा वाली सरकार है और इस धनादेश के साथ वे कोई भी सख्त कदम उठाने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि किसी भी विकल्प से इनकार नहीं किया जा सकता और राजनीतिक नेतृत्व का आश्वस्त होने के बाद हम किसी भी चीज के लिए तैयार खड़े हैं। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में शायद पाकिस्तान को ये नहीं पता कि ये मोदी की सरकार है। अगर उसकी हरकतें बंद नहीं हुई तो बिना बोले भारत पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकता है, लेकिन बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है और भारत बर्दाश्त ही कर रहा है। लेकिन जैसे ही दोस्तों वो सीमा पार हुई, फिर भारत नहीं रुकने वाला और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कतई भी नहीं रुकने वाले। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और आप लोग क्या एक सजेशन देना चाहेंगे पाकिस्तान को, लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। जो इस प्रकार की हरकत कर रहा है और बार बार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है, हर भारतीयों के खून को जलाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ये खून भारत का जलना पाकिस्तान का गायब होने में ना बदल जाए। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां इसी से जुड़ी खबर है कि पाकिस्तान आर्मी का बड़ा ही डर्टी गेम, सेना के बंकरों में आतंकियों को दे रहा है ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान सेना ने LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अपने सुरक्षा बलों में आतंकवादियों को छिपा रखा है। इसके लिए पीओके में पाक सेना आतंकवादियों को शारीरिक फिटनेस, फायरिंग प्रैक्टिस, मैप, GPS नेविगेशन, हथियार व विस्फोटक संचालन और IED निर्माण का प्रशिक्षण दे रही है। इसके अलावा भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ नियंत्रण रेखा पर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के आतंकी बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम की कार्रवाई की भी योजना बना रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में एक साथ आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की इस साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि भारत पाकिस्तान सीमा के पास लॉन्च पैड पर बड़ी संख्या में आतंकियों का जमावड़ा है। पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे लॉन्च पैड पर भारी संख्या में आतंकी जमा है, इकट्ठा है। उनकी लोकेशन के इनपुट पाकिस्तान की सेना के बंकरों के पास मिले हैं। यहाँ इन्हें चोरी छुपे हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे में दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि अनंतनाग में हुए भारतीय सेनाओं के शहीद पर मोदी सरकार
सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए और इसका बदला पाकिस्तान से लेना ही चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, कमेंट में भारी मात्रा में अपनी राय रखिएगा और मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलता अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या विदेशी ताकतों से डरा चीन, यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे जासूस पकड़ने के तरीके, लोगों को दी जा रही चेतावनी। दरअसल चीन में इन दिनों आम जनता को जासूस बनाने पर शी जिनपिंग की सरकार तुली हुई है। इसके लिए चीन की सरकार की तरफ से क्रैश कोर्स कराया जा रहा है। इस कोर्स के तहत बीजिंग के शीर्ष विद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम में जासूसों को पकड़ने के तरीके पर एक क्रैश कोर्स जोड़ा है। ये फैसला चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा मई में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद लिया गया है। चीन ने तभी एक नया जासूसी विरोधी कानून भी पारित किया और लोगों को चेतावनी दी है कि विदेशी ताकतें देश के ऊर्जा क्षेत्र में घुसपैठ कर रही हैं। इस फैसले के जरिए शी जिनपिंग की सरकार इन दिनों विदेशी ताकतों के खिलाफ देशवासियों को खड़ा कर रही है। सरकार द्वारा संचालित सिंघुआ विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों को विदेशी ताकतों के खिलाफ रक्षा पंक्ति बनने का निर्देश देते हुए वीडियो दिखाए गए। बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा थीम वाली गार्डन पार्टी आयोजित की, जबकि बेई हांग विश्वविद्यालय के छात्रों को हुज दी स्पाई नामक एक इंटरैक्टिव ट्रेनिंग गेम खिलाया गया। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं चाइना बहुत बड़ी चाल चल रहा है और इससे यही लग रहा है दोस्तों कि विदेशी ताकतों से वास्तव में चीन डर चुका है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का बहुत बड़ा दावा, कहा पिता और चाचा को राजनीति से बाहर करने की कोशिशें बुरी तरह विफल रही। जी हां दोस्तों, नवाज शरीफ को राजनीति से बाहर करने की साजिश हुई नाकाम। मरियम नवाज ने आखिर क्यों दिया ऐसा बयान, आपको बता दें। पाकिस्तान में नए प्रधान न्यायाधीश के शपथ लेने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी एवं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वरिष्ठ नेता मरियम नवाज ने कहा कि उनके पिता को देश की राजनीति से बाहर निकालने के प्रयास बुरी तरह विफल रहे। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यायपालिका अब न्याय करेगी। न्यायमूर्ति काजी फैज ने रविवार को पाकिस्तान के 29वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। PMLN की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने दावा किया कि उनके पिता नवाज और चाचा शहबाज शरीफ को राजनीति से बाहर करने के प्रयास बुरी तरह विफल रहे हैं। मरियम को कई मौकों पर पूर्व प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की खुलकर आलोचना करते हुए देखा गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने उन पर पक्षपात करने और कुछ मामलों में अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी को अनुचित लाभ देने का भी आरोप लगाया था। डॉन अखबार ने मरियम नवाज के हवाले से कहा कि न्याय का पैमाना अब सभी नागरिकों के लिए संतुलित होगा और PMLN प्रमुख समेत अन्य पार्टी नेताओं को प्रोजेक्ट इमरान के कार्यकर्ताओं के अन्याय से छुटकारा मिलेगा। जी हां, चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत के कॉरिडोर का विकल्प खोज रहा है तुर्की। जेब खाली फिर भी इतना खर्च करने की है तैयारी, बता दें। G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने यूरोप तक एक नए गलियारे से जुड़ा प्लान दुनिया के सामने रखा। ये गलियारा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, जिसे चीन के बेल्ट एंड रोड के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन चीन से ज्यादा चिंता में तुर्की आ गया है। तुर्की भारत के इस गलियारे का विकल्प खोजने के लिए गहन बातचीत कर रहा है। लंबे समय से एशिया से यूरोप में जाने का प्रमुख रास्ता तुर्की से होकर गुजरता रहा है। तुर्की अपने इस महत्व को बनाए रखना चाहता है। भारत का ये कॉरिडोर UAE, सऊदी अरबिया, जॉर्डन और इजराइल के जरिए भूमध्य सागर के रास्ते यूरोप तक जाएगा। इस कॉरिडोर के बनने पर तुर्की की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कॉरिडोर की घोषणा के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा कि तुर्की के बिना कोई भी गलियारा नहीं हो सकता और पूर्व से पश्चिम तक व्यापार का सबसे उपयुक्त मार्ग तुर्की से होकर गुजरना चाहिए। इराक की तरफ से जारी किए गए मैप के मुताबिक यूरोप पहुंचने के लिए उसके ग्रैंड फोफ बंदरगाह पर सामान उतरेगा। इस बंदरगाह पर उतरने वाला सामान 10 इराकी राज्यों से होता हुआ तुर्की तक जाएगा। तुर्की का ये प्रस्तावित कॉरिडोर $17 अरब की कीमत वाला है। ये कॉरिडोर 1200 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें हाई स्पीड रेल नेटवर्क और सड़क मार्ग शामिल होगा। इसे 3 चरणों में बनाने की योजना है। पहला चरण 2028 तक बन जाएगा, वहीं अंतिम चरण 2050 में पूरा होगा। हालांकि वित्तीय और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं इस परियोजना को लेकर संकट पैदा कर रही हैं। ऐसे में एर्दोगन के पास क्या चुनौती, आपको बता दें। यूरेशिया ग्रुप थिंक टैंक के यूरोप निदेशक एमरे पेकर का कहना है कि तुर्की के पास परियोजना को पूरा करने के लिए धन की कमी है, इसलिए वो UAE और कतर की भी मदद चाहता है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां ईरान और अमेरिका के बीच 5 कैदियों की होगी अदला बदली, $6 अरब भी लौटाएगा US। संबंधों में तनाव रहेगा बरकरार। बता दें, ईरान के 7 कैदियों की अदला बदली में अमेरिका की ओर से मांगे गए 5 बंदी सोमवार को तेहरान से रवाना हो गए हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उड़ान की आवाजाही संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर AP ने पता लगाया कि कतर एयरवेज के विमान ने तेहरान के मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी, जिसका उपयोग अतीत में भी कैदियों की अदला बदली में किया जाता रहा है। इसके तुरंत बाद ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा कि विमान ने तेहरान से उड़ान भर ली है। अधिकारी ने पहचान गुप्त रखने की शर्त
पर यह जानकारी दी, क्योंकि कैदियों की अदला बदली की प्रक्रिया अभी जारी है। इससे पहले दिन में अधिकारियों ने बताया था कि कभी फ्रीज की गई करीब 6 अरब डॉलर की ईरानी संपत्ति कतर पहुंचने के बाद कैदियों की ये अदला बदली होगी। यह अदला बदली के मुख्य शर्तों में से है। कैदियों की अदला बदली का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम हो गया है। दोनों देशों के बीच ईरान की परमाणु कार्यक्रम सहित विभिन्न मुद्दों पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां पानी में ड्रैगन को पछाड़ने को एकदम तैयार है इंडियन नेवी। आखिर क्या है मिशन 175, तो आपको बता दें, विस्तारवाद की नीति पर चल रहा भारत का पड़ोसी देश चीन चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन भारत उसके हर हमले का माकूल जवाब देने के लिए एकदम तैयार है। खासकर ड्रैगन को पानी में पछाड़ने के लिए हमारी नौसेना इतनी ताकत रखती है कि दुश्मन को भी डरना ही होगा। हिंद महासागर में चीन को झटका देने के लिए भारत ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अपनी ब्लू वाटर फोर्स को ताकत के उद्देश्य से भारत एशिया के दूसरे देशों के साथ भी सैन्य सहयोग में बढ़ोतरी कर रहा है। वहीं कम से कम 68 वॉरशिप्स और पनडुब्बियों को मॉडर्न रूप देकर जल्द ही अपने समुद्री बेड़े में शामिल करने वाला है। हालांकि हालिया स्थिति चीन के पास हमसे 4 गुना पनडुब्बियां मौजूद है। इसी से निपटने के लिए मिशन 175 पर काम चल रहा है। रक्षा सूत्रों से जानकारी मिली है कि 2035 तक कम से कम 175 नए युद्धपोत नौसेना में शामिल करने का प्लान है। 132 युद्धपोतों, 143 एयरक्राफ्ट और 130 हेलीकॉप्टर्स के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने शुरुआती मंजूरी दे दी है। साथ ही आने वाले वक्त में देश में 8 आधुनिक कार्वेट, 9 पनडुब्बियां, 5 सर्वे वेसल और 2 मल्टी पर्पज नौकाएं भी बनाई जाएंगी। इसी के साथ यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि पुराने जहाजों को रिटायर करने की प्रक्रिया में तेजी बनी रही और नए बनाने पर काम नहीं हुआ तो 2030 तक भारत के पास 160 से भी कम युद्धपोत रह जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये इंडियन नेवी के लिए गेम चेंजर साबित होगा तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा। दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां कंगाली की कगार पर खड़े होने के बाद भी घमंड में चूर है पाकिस्तान। भारत के दोस्त और दुश्मन के साथ कर रहा युद्ध अभ्यास। जी हां, पाकिस्तान इन दिनों 2 देशों के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है, जिनमें एक देश भारत का अजीज मित्र है और दूसरा कट्टर दुश्मन। दरअसल पाकिस्तान इन दिनों मिस्र और चीन के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। इन 2 युद्धाभ्यासों से पाकिस्तान के तेवर बदले बदले लग रहे हैं। वो इस बात को भूल गया है कि वो फिलहाल आर्थिक कंगाली की मार झेल रहा है। पाकिस्तान इससे खुद को दुर्जय वायुसेना के रूप में उभरने की दिशा में मील का पत्थर बता रहा है। दुनिया न्यूज चैनल की वेबसाइट ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि युद्धाभ्यास में पाकिस्तान वायुसेना के प्रमुख लड़ाकू विमान J-10C और JF-17 लड़ाकू पायलट, वायु रक्षा नियंत्रक और तकनीकी ग्राउंड सदस्य इसमें शामिल हैं, जो चीन में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वायुसेना की तरफ से आयोजित शाहीन X द्विपक्षीय वायु अभ्यास में लगे हुए हैं। इसके साथ ही मिस्र में आयोजित ब्राइट स्टार एयर एक्सरसाइज में भी पाकिस्तान वायुसेना के प्रमुख लड़ाकू विमान अपना दम दिखा रहे हैं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में हो रहा अहमदियों का उत्पीड़न, तोड़ दी गई 3 मस्जिदें। जी हां, पाकिस्तान में अहमदी समुदाय से जुड़ी 3 मस्जिदों को तोड़ दिया गया है। अहमदी खुद को मुसलमान बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें मुसलमान नहीं माना जाता है। पाकिस्तानी संसद ने 1974 में अहमदी समुदाय को गैर मुसलमान घोषित कर दिया था। उन पर धर्म उपदेश देने और सऊदी अरब जाकर हज करने पर रोक लगाई गई है, जबकि पाकिस्तान में इनकी तादाद करीब 10 लाख है। एक सप्ताह कुछ दिन पहले भी अहमदियों के इबादत स्थलों को तोड़फोड़ कर दी गई थी। 8 सितंबर को पंजाब प्रांत में स्थानीय पुलिस ने अहमदियों के धर्म स्थलों के मेहराबों को हटा दिया था। ये हाईकोर्ट के उस आदेश की अनदेखी करके किया गया जिसमें 1984 से पहले बने अल्पसंख्यक समुदायों के धर्म स्थलों की तोड़फोड़ पर प्रतिबंध लगाया है। एक बार हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन के 103 फाइटर जेट ने भरी ताइवान की तरफ उड़ान। अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ, बढ़ गया तनाव। जी हां, ताइवान ने सोमवार को कहा कि 24 घंटे की अवधि में चीन के 103 लड़ाकू विमानों ने उसकी तरफ उड़ान भरी। ये हाल के वर्षों में चीन द्वारा एक दिन में ताइवान की तरफ भेजे जाने वाले लड़ाकू विमानों की सर्वाधिक संख्या है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने सोमवार सुबह समाप्त हुई 24 घंटे की अवधि में 103 चीनी लड़ाकू विमानों को द्वीप की तरफ उड़ान भरने का पता लगाया। मंत्रालय के मुताबिक चीनी विमान हमेशा की तरह ताइवान पहुंचने से पहले ही लौट गए। ताइवान एक स्वशासित द्वीप है जिस पर चीन अपना दावा जताता है। चीन ने ताइवान और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच द्वीप के आसपास हवा और पानी में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किए हैं, जिसे कुछ देश उकसावे भरी कार्रवाई के रूप में देखते हैं। दोस्तों, अमेरिका ताइवान के मुख्य हथियार आपूर्ति करता है और वो ताइवान की स्थिति को बलपूर्वक बदलने के किसी भी प्रयास का विरोध करता रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रविवार सुबह से सोमवार तड़के के बीच द्वीप की तरफ उड़ान भरने वाले 40 चीनी लड़ाकू विमान ने ताइवान और मुख्य भूमि के बीच प्रतीकात्मक मध्य रेखा को पार किया। जी हाँ, एक और खबर की बात करते हैं जहां भारत के लिए दोहरी खुशी पर
परसों शांति निकेतन, कल होयसला मंदिर यूनेस्को लिस्ट में हुए शामिल। बता दे कर्नाटक में होयसला के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बेलूर, हेलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिरों को यूनेस्को की लिस्ट में जगह मिली है। ये देश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की गवाही देते हैं। होयसला मंदिर 12वीं 13वीं शताब्दी में बनाए गए थे। होयसला राजवंश, कला और साहित्य के संरक्षक माने जाते रहे, जिनकी ये राजधानी थी। मालूम हो कि होयसला के ये पवित्र स्मारक 15 अप्रैल 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल थे। होयसला मंदिरों के समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है, होयसला के पवित्र स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। होयसला मंदिरों की शाश्वत सुंदरता और जटिल विवरण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। ये हमारे पूर्वजों की असाधारण शिल्प कौशल को भी दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपका क्या कमेंट होगा, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने चीन पर भी कसा तंज। कहा पश्चिमी देश बुरे हैं, इस मानसिकता को बदलना होगा। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि पश्चिमी देश बुरे लोग नहीं है, क्योंकि वे अफ्रीकी और एशियाई बाजारों में अपना सामान बहुत बड़े पैमाने पर नहीं भर रहे हैं और हमें उन्हें नकारात्मक नजरिए से देखने के सिंड्रोम से उबरने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के उद्घाटन के सिलसिले में तिरुवनंतपुरम पहुंचे जयशंकर जी ने मलयालम न्यूज चैनल एशिया नेट को रविवार को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो पश्चिमी देशों की वकालत नहीं कर रहे हैं। पूर्व भारतीय राजनयिक टीपी श्रीनिवासन को दिए इंटरव्यू में विदेश मंत्री ने कहा कि पश्चिम देश एशिया और अफ्रीका में बड़े पैमाने पर सामान नहीं भर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें अतीत के इस सिंड्रोम से उबरने की आवश्यकता है। चलते और खबर की तरफ, जहां अजरबैजान के हमले का डर, रशिया को छोड़ अमेरिकी पाले में जा रहा आर्मेनिया, पुतिन ने दोस्त को दे डाली धमकी। बता दें, अजरबैजान की सेना हजारों की तादाद में एक बार फिर आर्मेनिया के सीमा के पास जमा हो रही है। ये सैनिक अपने टैंक और अन्य हथियारों पर एक खास तरीके का निशान बना रहे हैं, जिससे ये आशंका बढ़ गई है कि वे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच आर्मेनिया का अपने सबसे पुराने दोस्त रशिया पर से भरोसा उठता दिखाई दे रहा है। आर्मेनिया अब अमेरिका और पश्चिमी देशों के पाले में जाता दिखाई दे रहा है। आर्मेनिया ने अब रशिया से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत के अधिकार क्षेत्र को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। आर्मेनिया के इस कदम का रशिया ने बहुत कड़ा विरोध किया है और पुतिन सरकार को धमकी भी दी है। दरअसल ये वही कोर्ट है जिसने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। आर्मेनिया रशिया का सबसे पुराना दोस्त है, लेकिन यूक्रेन पर पुतिन के हमले के बाद दोनों देशों के बीच संबंध अब काफी खराब होते जा रहे हैं। आर्मेनिया ने कहा कि वो आपराधिक अदालत के अधिकार क्षेत्र में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस बीच रशिया ने आर्मेनिया को धमकी दी है कि अगर उसने ऐसा किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां नई संसद तक प्रधानमंत्री मोदी जी मंगलवार यानी आज करेंगे पैदल मार्च, हाथ में संविधान, साथ में मंत्री और सांसद। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी जी आज नए संसद भवन तक पैदल जाएंगे। उनके साथ अन्य मंत्री व सांसद भी मौजूद होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री के हाथों में संविधान की पुस्तक भी होगी। 5 दिवसीय संसद के विशेष सत्र की शुरुआत आज से हुई है। आज पुरानी संसद में कामकाज हुआ। मंगलवार से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही नई संसद में होगी। कल संसद की कार्यवाही को मंगलवार दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। दोपहर 2 बजे संसद की नई बिल्डिंग में लोकसभा की कार्यवाही 1:15 और राज्यसभा की कार्यवाही 2:15 पर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल विशेष संसद सत्र की शुरुआत के मौके पर कहा कि यह सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब में बहुत बड़ा, मूल्यवान और ऐतिहासिक निर्णयों का होगा। संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि इस सेशन की एक विशेषता यह है कि भारत के 75 साल की यात्रा अब नए मुकाम से शुरू हो रही है। चंद्रयान 3 की सफलता और G20 के सफल आयोजन के बाद यह सत्र आरंभ हो रहा है, इसीलिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि हाथ में संविधान और कदम ताल, पीएम मोदी संग नई बिल्डिंग में पैदल जाएंगे सभी 783 सांसद। चलते अगली खबर की तरफ, जहां महिला आरक्षण बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। संसद के विशेष सत्र के बीच मोदी सरकार का बड़ा और तगड़ा फैसला। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें बहुत बड़ा फैसला लिया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। बीते कुछ दिनों से महिला आरक्षण सहित कई विधेयकों पर चर्चा जोरों पर है। सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद बोलने के लिए खड़े हुए अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार से महिला आरक्षण बिल पारित करने की मांग की थी। इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि सरकार संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल ला सकती है। हालांकि सरकार ने इसको लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भारतीय राष्ट्र समिति ने महिला आरक्षण बिल लाने की मांग करते हुए लोकसभा के अंदर और बाहर
बार गांधी मूर्ति पर प्रदर्शन भी किया था। बीजेडी सहित कई अन्य राजनीतिक दलों ने भी कहा कि वे लंबे समय से महिला आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने विशेष सत्र के दौरान कहा था कि नए संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक को पेश और पारित किया जाए, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। कल शाम को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसी बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई। ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करेगा। बहरहाल दोस्तों, पीएम मोदी जी के महिला आरक्षण को लेकर लिए गए इस फैसले पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्या आपकी पूरी सहमति है मोदी जी के इस बिल पर? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। देखते हैं भारत की जनता कितने सपोर्ट में है इस बिल के। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां सोनिया गांधी को देवी के रूप में दिखाने वाले लगे पोस्टर। बीजेपी हुई हमलावर, कहा परिवार को देश से बड़ा मानने का नतीजा। जी हां, तेलंगाना में कांग्रेस की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी को देवी के रूप में दिखाते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में सोनिया को देवी के वेश में रत्नों वाले मुकुट पहने हुए दिखाया गया है। इसमें उनकी दाहिनी हथेली से उभरता हुआ तेलंगाना का नक्शा भी नजर आ रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कदम को शर्मनाक बताया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी ने हमेशा अपने परिवार को देश और जनता से ऊपर समझा है। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां अंग्रेजों के बनाए संसद भवन को क्या ढा दिया जाएगा या बनेगा संग्रहालय? अब पुरानी इमारत का क्या होगा दोस्तों? पुराने संसद का बता दें, संसद की कार्रवाई मंगलवार से नए भवन में चलेगी, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही होगा कि इस पुराने संसद भवन को क्या संग्रहालय में बदल दिया जाएगा या इसको तोड़ दिया जाएगा? पहले आपको इसकी इतिहास बता दें, जहां ये 1927 में बनकर तैयार हुआ था, जो अब 96 साल पुराना हो चुका है। कई वर्षों से इसके मौजूदा जरूरतों के हिसाब से अपर्याप्त बताया गया है। लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पुरानी इमारत की हर एक ईंट को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सांसद नई आशा और विश्वास के साथ नई इमारत में एंट्री करने जा रहे हैं। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदस्यों से उम्मीद है कि नए भवन में तख्तियां लाने और नियोजित ढंग से सदन स्थगित कराने का सिलसिला थम जाएगा। अब ऐसे में आपके सवाल का जवाब दे दे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया कि इमारत को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। संसदीय कामकाज के लिए अधिक जगह मुहैया कराने की खातिर से सुसज्जित किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि ऐतिहासिक संरचना का संरक्षण किया जाएगा। ये देश की पुरातात्विक संपत्ति है। इस पर दोस्तों आपका क्या राय होने वाला है? इस पुराने संसद को लेकर क्या करना चाहिए? आप क्या कहते हैं दोस्तों? अपनी राय अवश्य रखिएगा। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए